ड्यूरेशन होता है 4.5 साल का होता है। आप खुद इंटर्नशिप करते हैं, फिर अभी 1 साल आपको किसी किसी गांव में भी काम करना होता है। तो काफ़ी सारा आपको 4 से 6 साल या 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस आपका बन जाता है। उस टाइम पे काफ़ी सारे अलग अलग रकम की मुश्किलात भी होते हैं और आपको सहूलतें भी होती हैं। फेथ एंड डिसिप्लिन पॉडकास्ट में खुशामदीद नाजरीन। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि आप यूके में डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, यूके का जूनियर डॉक्टर्स के लिए एनएचएस ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे काम करता है और ट्रेनिंग की मुद्दत कितनी है, फिर उसके बाद जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आप कंसल्टेंट कैसे बन सकते हैं। हम इस एपिसोड में ये भी डिस्कस करेंगे कि एनएचएस जो कि नेशनल हेल्थ सर्विस का नाम है यूके में, उसको कौन से मसाइल या चैलेंजेस दरपेश हैं। आइए आगाज़ करते हैं। डॉक्टर बशारत मेहदी, खुशामदीद फेथ एंड डिसिप्लिन पॉडकास्ट में। शुक्रिया आपका। पहला क्वेश्चन ये है कि किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि ये बात जो है ऑलमोस्ट 20-25 साल पहले की है, जब मैं पहली बार जब है ना मैंने मेडिसिन की तरफ मैंने कोशिश की। क्योंकि मेरे फादर जो थे, ही वाज वेरी मोटिवेटेड थे कि मैं डॉक्टर बनूं, बिकॉज़ ये एक ऐसा प्रोफेशन है, डॉक्टर बनना एक ऐसा प्रोफेशन था जो बड़ा ही नोबल प्रोफेशन जाना जाता था। अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इसको टेक इट वेरी इन अ वेरी नोबल वे। तो उस टाइम पे जो है वो काफ़ी सारा इंस्पायरिंग था मुझे। वो हमेशा चाहते थे कि आई शुड बी द बेस्ट डॉक्टर पॉसिबल। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम से जो है मैंने मेडिसिन के लिए मतलब अप्लाई करने का सोच रहा था। जब मैंने प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज जिसको हम कहते हैं मेडिसिन से पहले जो करते हैं, उस टाइम से मैंने सब्जेक्ट्स इस तरह चूज़ किए थे कि मैं मेडिसिन करूं। तो एक तो आपका इंस्पिरेशन होता है किसी आदमी से, मतलब किसी चीज़ को देखने से। तो मेरे लिए तो इंस्पिरेशन, सच्ची कह रहा हूँ, मेरे फादर थे, क्योंकि उनकी तमन्ना थी कि मैं डॉक्टर बनूं। अक्सर हमारे कंट्रीज़ में इसी तरह होता है कि हम कुछ करते हैं तो किसी से इंस्पायर होकर करते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ख़ुद भी इंटरेस्ट बन गया था, क्योंकि मुझे एक ख़ुद में नेचर मुझे था कि जितना हो सके मेरे से हेल्प करूं। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर बनने से जो है आई थिंक वी कैन डू द बिगेस्ट चेंज। मतलब सबसे ज़्यादा अगर हेल्प कर सकते हैं तो मरीज़ की हेल्प करना प्रॉबली सबसे बेहतरीन हेल्प होगी। तो इसीलिए मैंने डॉक्टर बनने की मैंने डिसीजन लिया तब। ठीक है, जब आपने डिसाइड कर लिया तो एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपका सफ़र कैसा रहा? काफ़ी सारे ऑब्वियसली मेडिकल स्टूडेंट का जो ड्यूरेशन होता है 4.5 साल का होता है। फिर 1 साल आप खुद इंटर्नशिप करते हैं, फिर अभी 1 साल आपको किसी गांव में भी काम करना होता है। तो काफ़ी सारा आपको 4 से 6 साल या 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस आपका बन जाता है। उस टाइम पे काफ़ी सारे अलग अलग रकम की मुश्किलात भी होते हैं और आपको सहूलतें भी होती हैं, क्योंकि आप जो है यू आर स्टडिंग मेडिसिन, जो कि इन इटसेल्फ ये काफ़ी मतलब आपका थियरी जो है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। फिर आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, उस पर भी आपको अच्छा होना चाहिए। तो इंडिया में अगर आप देखें तो सिस्टम इस तरह का है कि आपका थियरेटिकल नॉलेज बनाना होता है, फिर उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करने होते हैं। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, बट आपको टाइम इन्वेस्ट करना होता है, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन पे अफेक्ट होता है, आपका साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होता है, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट, आपके इर्द गिर्द जो रिश्तेदार हैं उनका इनकरेजमेंट आपको चाहिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बड़ा अच्छा मिला था, तो आई कुड प्रोग्रेस इन मेडिसिन। और इस तरह जो है आपका सफ़र शुरू होता है। लंबा सफ़र है, बट आपको इतना तो भरोसा रखना चाहिए कि इस सफ़र के ख़त्म होने पर यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। तो इस तरह मैंने जहन बनाया था उस टाइम पे। तो जब आपने अपनी तालीम मुकम्मल की तो उसके बाद जो आपने जूनियर डॉक्टर की ट्रेनिंग की वो कैसी रही? आपने इंडिया से आगाज़ किया? जी, जब मैंने अपनी ट्रेनिंग ख़त्म की तो तब से मुझे एक ख्वाहिश थी कि मुझे हायर ट्रेनिंग करनी है। तो जब मैं ऑप्शंस देख रहा था, या तो आप इंडिया में ट्रेनिंग करो या बाहर निकल के ट्रेनिंग करो, जब मैं ऑप्शंस देख रहा था तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूके में आके ट्रेनिंग करनी है। तो फिर उसके कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिसको मैंने मतलब बड़ा सीरियसली उसको लिया, जिसको हम कहते हैं प्लैब एग्ज़ाम। उसके साथ साथ आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम भी लेना होता है,
जब आप प्लैब एग्ज़ाम करते हैं और इंग्लिश एग्ज़ाम लेते हैं, फिर उसके बाद आप यूके में एंटर होते हैं, क्योंकि आपको फिर जीएमसी जो इधर का काउंसिल है उसका रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो उधर से मेरा सफ़र, यूके का सफ़र शुरू हुआ 2005 में, जब मैं फ़र्स्ट टाइम यूके आया अपनी हायर ट्रेनिंग करने के लिए। तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए जब आप इंडिया से यूके आए? डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट ज़ुबान है, डिफरेंट वेदर है, तो इन सब चीज़ों को कैसे ओवरकम किया? काफ़ी अच्छा सवाल, क्योंकि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना और आप अकेले जा रहे हैं और आप रिलाई कर रहे हैं अपने दोस्तों पर, आपके मेंटर्स पर कि किस तरह आप प्रोग्रेस करेंगे, तो आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस होती हैं। एक तो जैसे आपने सही कहा कि एक तो फाइनेंशियल चैलेंज होता है, क्योंकि आपका ये बिग मूव है। सेकेंडली आपका साइकोलॉजिकल चैलेंज होता है, क्योंकि आपको यू नीड टू लर्न ऑन योर ओन, टू लिव ऑन योर ओन। आप अपने आप खुद हर चीज़ अपने आप करना पड़ता है। फिर आपको मुश्किलात होते हैं कल्चर की, जो आपको लगता है कि ये हमने कभी नहीं देखा इस तरह, तो उन चीज़ों को जो है आपको स्लोली अडेप्ट भी करना होता है या फिर आपको बच के रहना होता है। तो इन चीज़ों से आपको यू हैव टू डिसाइड, जब आप पहली बार यू सी सो मेनी थिंग्स अराउंड यू, कि आपको किन चीज़ों पे आपने यू हैव टू फॉलो सम थिंग्स और किन चीज़ों से आपने बचना है। फिर उसके बाद आपको होता है ट्रेनिंग करने का जो चैलेंजेस होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर चैलेंजेस हैं तो वही है कि आपको हॉस्पिटल के सेटिंग्स को एडजस्ट होना होता है, फिर आपको इधर के ट्रेनिंग प्रोग्राम पे एडजस्ट होना होता है, इधर के एग्ज़ाम्स, इधर का कम्युनिकेशन, सब कुछ अलग है, तो यू हैव टू अडेप्ट टू दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको छोटा सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, क्योंकि इंडिया में जो है आप पेशेंट्स को कितना इन्फॉर्मेशन देते हैं और कितना आप सिर्फ डिसाइड करते हैं कि मुझे करना है, लेकिन इधर का सिस्टम इतना अलग है, क्योंकि आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, उससे कंसेंट लेना है, उसको समझाना है, फिर उसने आपको रिपीट करना है, फिर आप उस ट्रीटमेंट पे कर सकते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप कल्चरली शिफ्ट होता है, जो आप सीखते हैं इधर आने के बाद। बिगेस्ट थिंग प्रॉब्ली इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे कि बरसगीर में, इंडिया पाकिस्तान में जो डॉक्टर है वो डिसाइड करता है कि मैंने मरीज़ का ट्रीटमेंट क्या करना है, और समटाइम मरीज़ को बताया भी नहीं जाता कि आपको बीमारी क्या है। उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको बताया जाता है, घर वालों को, उनको ये प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। यहाँ जो डॉक्टर है वो मरीज़ को कॉन्फिडेंस में लेता है और उसको बताता है आपको ये बीमारी है और ये ट्रीटमेंट मैं ऑप्शन आपको सजेस्ट करता हूँ, और जिसमें मरीज़ और डॉक्टर मिल के काम करते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए जो कि इंडिया और पाकिस्तान से ये हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ बड़ी डिफरेंट उनको फील होगी। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि इधर इसको जो हम इंग्लिश में कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं इसको। मतलब आप पेशेंट को ऑप्शंस दे सकते हैं, लेकिन आप उस पर फोर्स नहीं कर सकते। और इक्वली पेशेंट आपसे ऑप्शंस लेगा और आपको पूछेगा कि मुझे आप बताएं कि क्या सही है, क्या गलत है, या कौन सा बेहतर ऑप्शन है। तो इससे जो है आपका भी काम बेहतर हो जाता है, लेकिन आपको टाइम स्पेंड करना होता है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ वही है कि आपको टाइम स्पेंड करना होता है और क्लियरली कम्युनिकेट करना होता है, और सही जो है वो आपको बताना होता है। तो दोज थिंग्स आर वेरी गुड स्किल्स। तो एक और जो बड़ा फ़र्क है, मे बी हमारे नाजरीन के लिए इंटरेस्ट का बायस होगा कि जो हमारे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे होता है कि आप अगर किसी को जानते हैं, किसी सीनियर को, तो आपको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, और अगर आपका कोई जानने वाला नहीं तो मे बी यू आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, तो आपकी ट्रेनिंग भी उसी तरह से होगी। तो जब आप यहाँ पे आए तो जो यहाँ के नेटिव लोग थे और आपने को फील किया कि आपको डिफरेंटली ट्रेन किया जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते, आप किसी और मुल्क से आए हैं, यहाँ पे एक अक़लियत के तौर पे हैं, आपको कुछ ऐसा फील हुआ? देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है, लेकिन ये एक बात ज़रूरी है कि जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में एंटर होते हैं, तो इधर जब आप यूके के ट्रेनिंग प्रोग्राम में एंटर हो गए, तो आपको उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह इधर के लोकल लोगों को ट्रीट करते हैं। काफ़ी हद तक मैं कहूँगा देयर इज़ नो डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि आप जो भी सीखना चाहते हैं वो सिखाने के लिए तैयार हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन द ट्रेनी, मतलब जो सीखने वाला है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसको इंटरेस्ट दिखाना है।
अगर आप इंटरेस्ट दिखाएं और उस पर परसिवियर करें, उस पर कायम रहें, थोड़ा उस पर पुश करें, तो आपको ज़रूर वो चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया या आप पीछे हट गए या आप डर गए तो फिर मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे कम ट्रेनिंग दी गई, किसी और को ज़्यादा ट्रेनिंग गई। मौके आपको बेशक उसी तरह मिलेंगे, यू विल गेट द सेम अपॉर्चुनिटी, बट यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। शायद यू हैव टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, शायद एक 10-20% आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बट दैट विल वर्क आपके लिए बेहतर है वो। ठीक है। तो जब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की, आप कंसल्टेंट बने, तो व्हाट वाज द मेजर चेंज? क्या बड़ा फ़र्क क्या था आपकी लाइफ में? देखिए, आप जब जूनियर डॉक्टर होते हैं, जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, आपकी जिम्मेदारियां काफ़ी अलग होती हैं। आपके लिए कोई है जो आप जिसके पास जा सकते हैं किसी मदद के लिए, या अगर किसी पेशेंट पे आप यू कैन नॉट डिसाइड, तो आप कंसल्टेंट के पास जा सकते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड होती है, और आप जो है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप किसी कंसल्टेंट के प्लान पे आप एक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन उनका भी जूनियर डॉक्टर्स का भी काम कोई इजी नहीं काम होता, क्योंकि आप पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनके रिलेटिव्स को बात कर रहे हैं, डे टू डे आप शॉप फ्लोर पे हैं, तो काफ़ी उनके भी अलग चैलेंजेस हैं। लेकिन जब कंसल्टेंट होते हैं तो चैलेंजेस कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। जब कंसल्टेंट बनते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि आप पे सारा कुछ आप पे आके रुक जाता है, क्योंकि आपने डिसाइड करना होता है कि इसका क्या करना है नेक्स्ट। येस, ऑफ कोर्स आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे अगर आपको चाहिए, लेकिन फिर भी लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है। सिर्फ पेशेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लेकिन अपने टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और जैसे मैं पहले बता रहा था, क्योंकि आपकी उम्र भी थोड़ी ज़्यादा होती है जब कंसल्टेंट बनते हैं, तो आपके और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, अपनी फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, तो आपको जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, और वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अलग तरीके से बढ़ जाती है। तो चैलेंजेस अलग होते हैं। जब कंसल्टेंट होते हैं तो इट इज़ मच मोर चैलेंजिंग दैन व्हेन यू आर जूनियर डॉक्टर। लेकिन ये ज़रूरी है कि जानना कि जूनियर डॉक्टर हमेशा जूनियर डॉक्टर नहीं रहेगा, वो प्रोग्रेस करेगा, एक ना एक दिन तो आपने कंसल्टेंट बनना है। लेकिन इस सफ़र में व्हाट यू नीड टू डेवलप, जो आपको व्हाट यू नीड टू स्टार्ट डेवलपिंग इज़, आपने डेवलप करना है स्किल्स, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, जिस तरह सॉफ्ट स्किल्स जिसको हम कहते हैं, जैसे मैनेजमेंट स्किल्स या टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, किस तरह बात करना है, किस तरह लोगों को काम किस तरह एलोकेट करना है, डेलीगेशन जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है एज अ जूनियर डॉक्टर। व्हेन यू बिकम अ कंसल्टेंट इट विल बी मच बेटर फॉर यू देन। ठीक है। तो ओवरऑल एनएचएस के क्या प्रेशर्स हैं? क्योंकि जो क्लिनिशियंस हैं वो कहते हैं हमें जो तनख्वाह मिल रही है वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। फिर इशू है कि बहुत लॉन्ग वेटिंग लिस्ट है, लोगों को बड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है इलाज के लिए। फिर मैन पावर कम है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस? नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया, उसमें आपके सवाल में जवाब है, क्योंकि मैन पावर जो है इज़ क्रूशियल। बग़ैर इनफ नंबर ऑफ डॉक्टर्स काम मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था, मेडिसिन जो है कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। लोग जो हैं ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, ज़्यादा लंबा जी रहे हैं, तो ज़्यादा बीमारियां भी हो रही हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस की वजह से जो है टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी हो गया पेशेंट्स के साथ। जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतने कम पेशेंट्स देख सकते हैं आप, या फिर आपको लोग ज़्यादा चाहिए। तो ये प्रेशर जो है सबसे ज़्यादा है। ऑफ कोर्स उसके साथ जो है फाइनेंशियल प्रेशर वो भी काफ़ी है। तो उसकी वजह से जो है ना, आप देख रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट बढ़ गई है, या फिर आपकी पे कट हो रही है। तो इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन इस साइकिल से बाहर निकलना है हमें। अगर इस साइकिल से नहीं निकलेंगे तो आई थिंक इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट इन फ्यूचर। इसीलिए इम्पॉर्टेंट यही है कि हम जितना भी स्मार्ट वर्किंग कर लें, बट इतने मिनिमम नंबर ऑफ पीपल तो आपको चाहिए। तो यू हैव टू लुक एट हाउ वी कैन सेफली लुक आफ्टर पेशेंट्स। सेफ्टी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसीलिए वी हैव टू लुक एट how we can safely look after and make sure there is enough number of people. ठीक है। अगर कोई डॉक्टर हैं जो अभी यहाँ तो डॉक्टर बन चुके हैं, या मेडिकल स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर बनने वाले हैं,
और वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो यूके में आए और एज ए डॉक्टर यहाँ पे प्रोफेशन को अपनाएं इंडिया से खास करके, तो उनके लिए आप क्या एक्सप्लेन करेंगे क्या व्हाट इज़ द प्रोसीजर? जी, तो पहले तो आपने मेडिसिन करना है। मेडिसिन जब आप कर लेंगे तो आपके लिए रूट बनता है यूके आने का। तो फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू गिव एन इंग्लिश एग्ज़ाम, जिसको यू हैव टू मीट सर्टन नंबर्स, जिसको मत कहते हैं IELTS या OET कहते हैं। उसके बाद आपने प्लैब एग्ज़ाम देना है। प्लैब एग्ज़ाम के बाद जब आप प्लैब 1 पास कर लेते हैं तो प्लैब 2 के लिए आपको यूके आना पड़ेगा। और प्लैब 2 ख़त्म करने के बाद यू अप्लाई फॉर द जॉब एंड ट्रेनिंग टुगेदर, जिसको हम फाउंडेशन ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं। जब आपने वो कर लिया, फिर उसके बाद आपने कोर ट्रेनिंग, स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग, फिर कंसल्टेंट बनते हैं। जब से फाउंडेशन ईयर स्टार्ट होता है और जब कंसल्टेंट बनते हैं, ये रफली अबाउट 8 से 10 साल का प्रोग्राम होता है, ये पूरा प्रोग्राम, जब आप फाइनली कंसल्टेंट बन के निकलते हैं। ये कोई हमारे इंडियन सिस्टम से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें, इतना ही लगता है टाइम जब तक आप स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। तो वो एक रूट है, ये बेहतर रूट है, क्योंकि ये आप जब आप मेडिसिन करके निकलते हैं तो आप फ्रेश होते हैं, आप एंथुसियास्टिक होते हैं, आपके पास टाइम है, आपकी उम्र कम है, आपके पास पैशन है, तो आप एग्ज़ाम्स भी कर सकते हैं, उसी टाइम पे एग्ज़ाम्स पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपकी फैमिली कमिटमेंट्स भी कम होती हैं उस टाइम पे, उस एज में। तो ये बेहतर रूट है। सेकेंड रूट जो होता है वो होता है जब आप थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आपने ऑलरेडी कर ली है इंडिया में, तो फिर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे मूव होना है, तो फिर हम कहते हैं आप फेलोशिप प्रोग्राम के रूट आएँ, जो कि नॉन ट्रेनिंग होता है, लेकिन फिर भी आप योर अर्निंग, आपकी कमाई भी होती है, जिससे आप अपनी फैमिली को भी इधर इत्मीनान से आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो वो एक रूट होता है, बट वो स्लाइटली डिफरेंट रूट है और उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कुछ ट्रेनिंग कर चुके हैं इंडिया में। तो 2 रूट्स हैं आने के यूके में। ठीक है। उसके बाद NHS जो है वो कुछ साल पहले तक मीडिया में बहुत उसकी तारीफ़ की जाती रही जब कोविड पैंडेमिक थी, लेकिन आजकल दोबारा मीडिया में है, काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो आप एक जूनियर डॉक्टर रहे, फिर आप कंसल्टेंट बने, आप अभी कंसल्टेंट हैं तो जूनियर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी करते हैं, उसमें मेल एंड फीमेल बोथ हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ओवर द ईयर्स? आप समझते हैं कि जो बातें हाईलाइट की जा रही हैं मीडिया में वो किसी हद तक ठीक हैं या वन ऑफ कोई इश्यूज़ हैं? देखिए, अगर मैं अपने आप को आई पुट बैक इनटू 20 ईयर्स बैक, किस तरह की सिचुएशन थी, काफ़ी चेंज हुआ है, सिनारियो काफ़ी चेंज हुआ है। यूके का हेल्थ सिस्टम जो है इट गोज़ इन वेव्स। एक बार वी आर एट द बॉटम ऑफ द वेव, एक बार हम टॉप पे होते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो देयर इज़ अ बिग चेंज। जब 2005 में जब मैं आया था और 2023 में काफ़ी फ़र्क है। ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, ट्रेनिंग अभी भी बरकरार है, इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। हाँ, लोग अब दूसरे ऑप्शंस देखने लगे हैं क्योंकि चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं NHS में। जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, इसी तरह हर सिस्टम का प्रॉब्लम होता है। ये हमें, मैं कभी नहीं कहूँगा कि NHS में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। NHS में उसके बड़े प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। इक्वली इट हैज़ इट्स पॉजिटिव्स। जैसे मैंने बताया आपको, ट्रेनिंग जो है स्ट्रक्चर्ड है, आपको प्रोग्रेशन की गारंटी होती है कि अच्छा आपने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया तो आप इधर निकलेंगे। तो ट्रेनिंग का कोई इश्यू जनरली नहीं होता। चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हो गए, और मेरे ख़्याल में ये फाइनेंशियल चैलेंजेस जो है काफ़ी हद तक कोविड की वजह से हुआ है, जो कि वाज अ हॉरिबल पैंडमिक। उसके अलावा जो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पेशेंट्स बढ़ गई है, उसकी वजह से जो है चैलेंजेस बढ़ गए हैं, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज होते हैं, उसकी वजह से जो है सिस्टम पे प्रेशर आ गया है। तो देयर आर चैलेंजेस, बट अल्टीमेटली नो सिस्टम इज़ परफेक्ट एंड वी हैव टू अडेप्ट एंड वर्क टुवर्ड्स इट्स बेटरमेंट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहदी आपके टाइम के लिए। मुझे उम्मीद है कि जो मुफीद इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की हमारे नाज़रीन के लिए बहुत कारआमद साबित होगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।